Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start exercise 13.2 of chapter number 13 probability. So पहले हम इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स कुछ कवर करेंगे. So ये एक्सरसाइज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है. So पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ही समझते हैं. So let E and F are two events associated with a सैम्पल स्पेस S. E और F दो इवेंट्स हैं जो सैम्पल स्पेस S के साथ एसोसिएटेड हैं. अब E और F इवेंट दोनों को ही होना है, ठीक है, दोनों ही अक्कर होंगी ये एक के बाद एक. सो E और F इवेंट दोनों को ही होना है. देखिए लिखेंगे कैसे, क्योंकि E और F इवेंट दोनों ही हो रही हैं तो लिखेंगे हम इसको ऐसे E इंटरसेक्शन F. ठीक है, E इंटरसेक्शन F का क्या मीनिंग है कि इवेंट E एंड F बोथ हैव अक्कर. ठीक है, E और F इवेंट दोनों को ही होना है. अब देखो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें. ठीक है, क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कि E और F इवेंट दोनों ही होंगी. ठीक है, अब ये कैसे निकलेगी? ऐसा हुआ होगा कि पहले E इवेंट हुई हो. ठीक है, पहले E इवेंट हुई हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE. और E इवेंट के बाद फिर F इवेंट हुई हो, दैट मीन्स E इवेंट के बाद F इवेंट हुई हो. या फिर मैं कह सकता हूं कि पहले F इवेंट हुई हो और उसके बाद E इवेंट हुई हो. सो F इवेंट हो चुकी है, उसके बाद E इवेंट हो रही है. सो ऐसे लिखेंगे हम PF इंटू PE ओवर F. अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से ही वैल्यू निकाली है PE इंटरसेक्शन F की. बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, पर कंसेप्ट कुछ यहाँ डिफरेंट है. क्या कह रहे हैं कि दोनों इवेंट्स को ही, दैट मीन्स E और F इवेंट दोनों को ही यहाँ पर अक्कर होना है. सो पहले E इवेंट हुई होगी, उसके बाद F इवेंट हो रही है, क्योंकि उसके बाद हो रही है तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस यहाँ बनेगा. या फिर पहले F इवेंट हुई होगी, F के अक्कर होने के बाद फिर E इवेंट हो रही है. तो इस तरह से हम इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे. सो अब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तीन इवेंट्स के लिए देखते हैं. सो अगर तीन इवेंट्स अक्कर हो रही हो, सपोज A B C, तीनों इवेंट्स अक्कर हो रही हैं एक साथ. देखिए हुआ क्या होगा कि हो सकता है कि पहले A इवेंट हुई हो, या फिर पहले B हो, या फिर पहले C हो, लेकिन हो तीनों ही रही हैं. ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखिए तीनों इवेंट्स हो रही हैं तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि तीनों इवेंट्स को ही होना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें. सो क्या हुआ होगा कि फर्स्टली हो सकता है कि A इवेंट पहले अक्कर हो गई हो. ठीक है, पहले A इवेंट हो गई हो, उसके बाद फिर B इवेंट हो रही हो, दैट मीन्स A होने के बाद B इवेंट हो रही है. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है. सो A इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद B इवेंट हो रही है. अब A के बाद B होगी. अब हो सकता है कि A और B होने के बाद अब C इवेंट हो. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? P, देखिए A और B दोनों इवेंट्स हो चुकी हैं तो A इंटरसेक्शन B आएगा. A इंटरसेक्शन B होने के बाद C हो रहा है, तो अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. सो इसको इस तरह से लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू PA इंटू PB ओवर A इंटू PC ओवर A इंटरसेक्शन B. सो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है तीन इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी की. सो नाउ लेट्स डिस्कस इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन सी होती हैं? टू इवेंट्स E एंड F आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर. देखिए E और F इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब एक की अकरेंस के प्रोबेबिलिटी, जब एक इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी
दूसरी इवेंट की अकरेंस से इफेक्ट ना हो रही हो, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे इवेंट पर ना पड़ रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज मेरे पास एक बैग है, ठीक है, इसके अंदर 10 रेड बॉल्स हैं और 10 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, टोटल 20 बॉल्स हैं इस बैग के अंदर। अब मैं यहाँ से कोई 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 2 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट का केस ले रहा हूँ। अब देखिए इसके केसेस कौन कौन से हो सकते हैं कि जो 2 बॉल्स मैं निकाल रहा हूँ। सो देखिए ये 4 केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों बॉल्स रेड होंगी, या फर्स्ट बॉल रेड सेकंड बॉल ब्लू, या फिर फर्स्ट बॉल ब्लू सेकंड बॉल रेड, या फिर बोथ बॉल्स ब्लू होंगी। अब देखिए सपोज मैं इसमें से एक ये केस कंसीडर कर लेता हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट बॉल ब्लू और सेकंड बॉल रेड की। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहले ब्लू बॉल निकाली जाएगी। ब्लू बॉल्स कितनी है? 10 और टोटल बॉल्स 20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 10/20। फिर हम इस बॉल को निकाल कर इसका कलर नोट किया और फिर बैग में डाल दिया, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट का केस है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और बॉल निकालेंगे। अब दूसरी बॉल क्या निकली? रेड। ठीक है, दूसरी बॉल क्या निकलेगी? रेड। अब रेड बॉल्स कितनी है? 10, और अभी भी टोटल बॉल्स कितनी है बैग के अंदर? 20, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दी थी वो। सो दैट मीन्स 10/20। देखिए ब्लू बॉल निकलने का कोई इफेक्ट नहीं आया ब्लैक बॉल निकलने पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने विद रिप्लेसमेंट का केस लिया है। अगर आप इसको देखें तो ये क्या है? 10/20। किसकी प्रोबेबिलिटी है? ब्लू बॉल की। और उसके बाद हमने निकाली रेड बॉल, ब्लू बॉल निकलने के बाद निकाली है, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? पी। ब्लू बॉल निकलने के बाद रेड बॉल निकाली, PR/B की। ठीक है, और हमें निकालनी क्या थी? ब्लू एंड रेड बॉल। ठीक है, तो दैट मीन्स ये PB इंटरसेक्शन R है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर B इवेंट मीन्स ब्लू बॉल निकलने का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा रेड बॉल निकलने पर। सो इसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। बट अगर मैं यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस लूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट, उस केस में अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ P ब्लू और रेड बॉल्स की। सो देखो यहाँ पर पहले कौन सी बॉल निकल रही है? ब्लू। ब्लू बॉल्स कितनी है? 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10/20। अब यहाँ पर वो जो बॉल मैंने निकाली और जो ब्लू निकली उसको मैंने दोबारा बैग के अंदर डाला ही नहीं। अब बैग के अंदर कितनी बॉल्स रहेगी? 19, एक कम होगी। ठीक है, और रेड बॉल्स कितनी है? रेड बॉल्स कितनी है? 10, तो 10/19। अब यहाँ पर बॉल निकलने का इफेक्ट यहाँ शो हो रहा है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, इसका इफेक्ट नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पर शो हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक बात ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में PE/F की वैल्यू, दैट मीन्स E/F की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज PE के इक्वल आएगी। देखो यहाँ पर यही तो केस था कि ये PR/B है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल निकलने के बाद, और अगर ब्लू बॉल ना निकालें तब भी तो यही आएगी 10/20। सो अगर हमें चेक करना हो कि दो इवेंट्स E और F इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं कि PE/F अगर PE/PF के इक्वल आ जाए तो E और F इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। देखिए इंडिपेंडेंट के केस में मैंने ऊपर क्या बताया था
कि पी ई ओवर एफ किसके इक्वल होगा, पी ई के।